साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। मैं अपने एंसेंट ट्रुथ के नाम से वीडियो में अपने विचार व्यक्त करता रहता हूं और मुझे कष्ट तब होता है कि हमारे समाज में जो विकृति पैदा कर दी गई हैं, जो गिरावट पैदा कर दी गई हैं, वो एक राजनीतिक सोच बन गई है। राजनीतिक सोच के अंदर उनके लिए कोई भी स्तर नहीं है। केवल अपना वोट बैंक साधने के लिए वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी डिमांड कर देते हैं, भड़का देते हैं लोगों को। तो उस पर आज मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे यहाँ समाज में वोट बैंक, खासकर राजनीति के अंदर जो वोट बैंक बन गया है, दलित तो शोषित, ये दो शब्द ऐसे बन गए हैं जिनका राजनीतिक दल काफ़ी एनकेश करते हैं और अपने आप को उनका मसीहा बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में दलित और शोषण कौन था और कौन है, इस पे आप एक दृष्टिपात करें और एक दृष्टि अध्ययन करें। मैं आपको तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा प्राचीन इतिहास इतना समृद्ध था कि वहाँ पे जाति का कोई महत्व नहीं था, बल्कि कर्म का महत्व हुआ करता था। मैंने एक अपनी वीडियो में भी कहा इस बात को कि कोई भी देवता, कोई भी देवी, कोई ऋषि मुनि क्षत्रिय नहीं मिला, वो ब्राह्मण नहीं मिला, क्षत्रिय मिले या जो भी है, मतलब आपको बताता हूँ कौन कौन रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कोई नहीं रहा है। आप चाहे विश्वामित्र जी की बात कर लें, ऋषि वाल्मीकि की बात कर लें, महर्षि वाल्मीकि की बात कर लें, महर्षि वशिष्ठ की बात कर लें, अगस्त मुनि हैं, बहुत सारे मुनि हुए हैं जो कभी कोई ब्राह्मण नहीं हुआ है। अगर हम भगवान राम को देखें क्षत्रिय रहे, भगवान कृष्ण को देखें तो यादव वंश के रहे। तो बहुत ही एक छोटी सोच, एक राष्ट्रीय चरित्र खत्म हो चुका है और एक वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है। और मेरे विचार से इसकी प्रथा प्रारंभ करी हमारे संविधान की व्यवस्था ने, जिसको आरक्षण कहते हैं, उसने ये व्यवस्था शुरू कर दी। और मैं आपको प्राचीन इतिहास को लेकर चल रहा हूँ। सम्राट शांतनु का नाम सुना होगा, जो कि पांडवों के पूर्वज थे। शांतनु ने, राजा सम्राट शांतनु सम्राट रहे उस समय। पूरा अखंड भारत का उनके पास उनका साम्राज्य था। उन्होंने एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। उनका ही सत्यवती ने एक राजा से मांग की कि उनका ही बेटा राजा बने, इसलिए उनके दूसरे पुत्र भीष्म ने, जिसको भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से एक मुहावरा है, विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बने, क्योंकि राजा बन गए थे वो। आपको ज्ञात होगा महाकाव्य महाभारत, जो भगवत गीता जो लिखी है, उनको लिखने वाले महर्षि वेदव्यास हुए हैं। और वेदव्यास जी किस जाति के थे? मछुआरे जाति के थे, जो महर्षि बने और गुरुकुल चलाया करते थे, शिक्षा का दान किया करते थे। शिष्य उनके बहुत हजारों शिष्य, सैकड़ों शिष्य उनके आश्रम हुआ करते थे। जो कौरवों के भाई थे, वो पांडवों के भाई थे कौरवों में धृतराज जी के एक मंत्री थे विदुर, जिनको पंडित विदुर कहा जाता है। पंडित विदुर कौन थे? जिनको महापंडित भी संज्ञा मिलती है। दासी पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई पुस्तक विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। राजनीति के दो महाग्रंथ हुए हैं, एक आचार्य चाणक्य ने लिखा है और एक पंडित विदुर ने लिखा है। पांडुपुत्र महाबली जो भीम थे, उन्होंने किससे विवाह किया? वनवासी लड़की हिडम्बा से विवाह किया। अब आए भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वाले, जिन्होंने भारत को दूध का महत्व समझाया और दूध के महत्व समझाने के साथ में दूध की इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उसके प्रचार प्रसार करके, जो आज भी भारत की दुग्ध उत्पादन में, भारत में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वो कौन सी जाति के थे? यादव। उनके भाई बलराम खेती करते थे और अपने साथ हल रखा करते थे, इनको हल्दर कहा जाता था। भगवान कृष्ण के पूर्वज बटेश्वर राज्य, जो आगरा के पूर्व में स्थित है, बटेश्वर राज्य, जहाँ पे अटल जी ने अपना बचपन बताया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत में अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था। बटेश्वर सौरीपुर जिस समय राज्य हुआ करता था, वहाँ के राजा थे राजा वासुदेव जी। और उन्होंने, जिनके पूर्वज थे, जो जैन मत के जो 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी रहे हैं,
उनका वो भगवान कृष्ण के ही पूर्वज थे और श्री कृष्ण सबके प्रिय हैं। योगीराज कहलाते हैं। 16 कलाओं के 16 कलाओं के ऊपर उनका आधिपत्य था और गीता जैसा ग्रंथ उन्होंने दिया, समाज को नहीं पूरी सृष्टि को दिया। गीता जैसा ग्रंथ भगवान राम के ऊपर आया है। राम के सखा कौन थे? निषाद राज, जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। भगवान पुत्र के राम लवकुश महर्षि वाल्मीकि के ऋषि में ही पैदा हुए और वहीं उन्होंने शिक्षा का और शास्त्रों का शस्त्रों का अध्ययन किया, सीखा। और भगवान राम ने वनवास के दौरान किसके झूठे बेर खाए थे? भीलनी जाति की, सबरी माता की, भील जाति की थी। आप जानते हैं इस बात को। ये तो वैदिक काल की बात हो गई। यहाँ पे आपने देखा मछुआरे, निषाद राज, वाल्मीकि सबका उल्लेख हुआ है, लेकिन कोई भी दलित या शोषित वर्ग में नहीं था। आप बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये और ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे। हमारे जो मनुस्मृति रही है, जो ग्रंथ रहा है मनुस्मृति, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो जात कर्म के हिसाब से थी, जाति के हिसाब से नहीं थी। मैंने आपसे कहा ना कि देवी देवता ऋषि मुनि कोई ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ है, सब क्षत्रिय थे, विभिन्न जातियों से थे, लेकिन कर्म के आधार पर उनको देवी देवता माना गया, ऋषि मुनि माना गया और समाज को उन्होंने पथ प्रदर्शन किया। ये प्राचीन भारत की बात करें, ईसा से 500 वर्ष पूर्व की बात करें, तो भारत में सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था मगध, वर्तमान में पटना, जिसको पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, जहाँ पे नंद वंश के सम्राट हुआ कर राज किया करते थे। महापद्म नंद के द्वारा उस राज्य की स्थापना की थी मगध की। और वो किस वंश के थे? वो किस जाति के थे? नाई जाति के थे। उनके बाद उनका बेटा विराजा बना, जो सभी क्षत्रिय कहलाते हैं, क्योंकि उनका धर्म था राज्य करना और युद्ध करना, तो क्षत्रिय कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश आया। आचार्य चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका आपने चाणक्य सीरियल देखा होगा, तो उसमें चाणक्य जो है एक मोर पालने वाली महिला का बेटा था और बहुत ही निर्धन था। और मोर पालने वाले बेटे को ये नहीं था कि साहब वो जो है दलित में है या शोषण में है, परिवार पाल लेते, अपने मामा पास रहा करते थे। तो मोर पालने वाले को मुरी कहा करते थे, मुरी जाति, जो आज नेपाल और भारत के सीमा पे पाई जाती है जाति वाली। मौर्य किस में है? ओबीसी में है। चाणक्य शिष्य रहे और चंद्रगुप्त बहुत ही वीर योद्धा रहे और उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत अच्छा बसाया। 506 साल मौर्यों का राज रहा है भारत, अखंड भारत पर। फिर आए गुप्त वंश। गुप्त वंश का राज भी बहुत ही वैभवशाली रहा है। घोड़ों के अस्तबल को संचालन करते थे गुप्त वंश के जो मुखिया थे, जिन्होंने स्थापना करी थी। घोड़ों का व्यापार करते थे। श्रेष्ठी थे, श्रेष्ठी मतलब सेठ थे। इनके परिवार का 140 साल गुप्त वंश का राज रहा है। अब आते हैं पुष्यमित्र शुंग पे। 36 साल उन्होंने राज किया और 92% भाग जो था भूभाग, उस पर उनका शासन चलता था। आज जिनको दलित कहते हैं वे राजनीतिक दृष्टिकोण से वोट बैंक हैं। तो शोषण कहाँ से हो गए? आपने इतिहास देखा, आपने सुना इतिहास। मेरे इतिहास में मेरे बताए हुए बात ना करें, आप अध्ययन करें ऐतिहासिक पुस्तकों का, ऐतिहासिक जो हमारे तत्व ग्रंथ रहे उनका अध्ययन करेंगे आप, तो मेरी बात से आप सहमत होंगे। लेकिन आज हमारी आरक्षण व्यवस्था ने दलित और शोषण में उनको शामिल कर लिया। ये सब राजसी परिवार से थे, राज परिवार थे। मैं आगे बात करूं, शुरू होता है मध्यकालीन पर 1100 संवत से 1750 तक का संवत में। इस दौरान अधिकतर मुस्लिम शासन रहा, लेकिन अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा जी जो जाति से ब्राह्मण थे,
ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को राजा हुए, बहुत ही वीर योद्धा हुए, गुजरात का राजा बनाया। किस जाति के थे? गाय चराने वाले, चरवाहा जाति के। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राज क्षेत्र आपने सुना होगा। रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम, जो इंदौर की रानी थी, बहुत ही दानवीर थी, बहुत ही सुंदर कहा जाता उनको, और बहुत ही शालीन और बहुत ही न्यायप्रिय थी। वो आज उनका परिवार क्या है? बघेल कहलाता है। पाल, बघेल, परिहार, ये सब जो है रानी अहिल्या, जो रानी होलकर परिवार के वंशज हैं ये, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं। और फिर हम आते हैं जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी मीराबाई, जो राजस्थान से राज परिवार से की राजकुमारी थी। भगवान कृष्ण की बहुत गहरी आस्था रखती थी भगवान कृष्ण में, और मीराबाई थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी भगवान कृष्ण के ही सेवा में बिता दिए। जाति से राजपूत थी वो, लेकिन गुरु कौन थे उनके? चर्मकार संत रविदास उनके गुरु थे। आज जो चर्मकार जो है, जो जूता काटते हैं, उनको आप कह के देख लीजिए जाटव, आप पे केस जो है दलित का केस लग जाएगा। लेकिन संत रविदास, जिनको आज भी हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में पूज्य हैं, वो उनके गुरु थे। अब ये गंदगी कहाँ शुरू हुई? पर्दा प्रथा, गुलाम वंश, बाल विवाह जैसी जो रीतियाँ शुरू हुई हमारे समाज में, जिनको कहा गया कि ब्राह्मणों ने कर दिया इस काम को। ब्राह्मणों ने सब समाज में बंटवारा कर दिया, दलित छू नहीं सकता था ब्राह्मण को, ब्राह्मण के कुएं से दलित पानी नहीं पी सकता था। ये सब परंपरा कहाँ शुरू हुई? 1800 से 1947 तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जिसका मूल मंत्र था फूट डालो राज करो। अंग्रेज़ों ने हमेशा पॉलिसी ली, डिवाइड एंड रूल की। हिंदुओं को जाति बांटने के लिए 1921 की जनसंख्या का आधार लिया गया, और तत्पश्चात संविधान की रचना के बाद आरक्षण नीति का निर्माण नीति के आधार पर हुआ। 1921 की जनसंख्या को उसका आधार बनाया गया। अब देखिए, आप 1921 में जो जनगणना हुई थी अंग्रेजों के शासन में, उसमें जाति के आधार पर जनसंख्या ली गई, और जो हमारे राजसी परिवार थे जिन्होंने शासन चलाया, जिन परिवारों ने, उनको आरक्षण का लाभ दे करके उनको दलित शोषण, बैकवर्ड जनजाति में दे दिया गया। मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप की सेना में मीणा जाति थी, जो आज जनजाति में है। मीणा जाति बहुत ही लड़ाका कौम हुआ करती थी, लड़ाका जाति हुआ करती थी। उनकी विशेषता थी, कितना भी ऊंचा किला हो, वो उस किले पर चढ़ देने की एक्सपर्ट हुआ करते थे। एक गोह होता है जो नेवले की तरह से, उसकी विशेषता होती कि उसको फेंकोगे आप, दीवार पर चिपक जाता था। उसकी पूंछ पर रस्सी बांध करके मीणा लोग किले चढ़ जाते थे, और दुश्मन किले चढ़ करके अंदर फाटक खोल लिया करते थे, और लड़ाई को, युद्ध को जीत लिया करते थे। मीणा जाति आज किस में? जनजाति में है। ये बहुत लड़ाका कौम रही है अपने आप में, आज भी लड़ाका हैं। आप कभी जाएंगे मारवाड़ क्षेत्र में, जहाँ पे माउंट आबू क्षेत्र में जाएंगे, तो आज भी वहाँ पे मीणा लोग शांत नहीं बैठते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी मैं आगे कोई बताऊँगा इस बारे में। बहुत ही लड़ाका कौम रही है। महाराणा प्रताप के ये अपना राजा मानते हैं। तो आज भी देखा वो सड़क किनारे मीणा लोग जो है रथों में चलते रहते हैं, और कहीं टिकते नहीं है, कि राणा प्रताप ने कसम खाई थी। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में सारा वह मिल जाएगा आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अंग्रेज अधिकारी था एक निकोलस डार्क, उसने किताब लिखी थी कास्ट ऑफ माइंड। उसमें सारा ब्यौरा मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया, कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण कर दिया। इन हजारों साल के इतिहास में देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताब लिखी, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फैयान यू शांग, अल बरूनी जैसे कई ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। किसी ने नहीं लिखा है कि भारत में कोई शोषित था, कोई दलित था, किसी किताब में आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। ये तो विदेशी लोग आए थे ना, विदेशी यात्री आए थे,
उन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत की व्यवस्था देखी, भारत की जो समाज को देखा। उन्होंने क्यों लिखा कि साहब भारत में जाति प्रथा है, शोषित है, दलित हैं। ये अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया। मुग़लों के द्वारा बाल प्रथा, बहुत ये जो है पर्दा प्रथा और ये गुलामी प्रथा चालू हुई। तो आपने देखा होगा मुग़ल लोग जो है जीत करके औरतों को उठा ले जाते थे और गुलाम बनाया करते थे। आपको मैं और बता दूँ, भंगी जाति हमारे यहाँ है जो सफाई करती है। कभी अपने भंगी जाति के जो कर्मी आता है उससे पूछा तेरा गोत्र क्या है, आपको 5 गोत्र मिलेंगे क्षत्रिय वाले, परमार, चौहान। ये जो 5 जाति हैं क्षत्रियों में, उन जातियों को मिलेंगे। वो भंगी कैसे हो गए? मुग़लों ने जब आए थे तो उन्होंने इन जो हमारे लड़ाका थे उनको ऊपर विजय पाई और उनको गुलाम बना लिया। उनसे भ्रष्ट काम कराए, गंदे काम कराए, जैसे लैट्रिन साफ कराना, इस तरह काम कराए, तो उनका मन जो है भंग हो गया। एक मानसिक होता ना, ये आदमी बिल्कुल ही मॉरली गिर जाता है कि यार मैं तो बड़ा गंदा हो गया, मैंने तो बड़ा गंदा काम कर दिया। तो एक अंदर से एक मतलब एक हीन भावना आ जाती है। तो डिक्शनरी में आपको भंगी शब्द कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा भंगी शब्द। लेकिन आप देखेंगे कि वाल्मीकि जो हमारे आते हैं बहुत ही लड़ाका काम होती है। ऋषि वाल्मीकि अभी जयंती आने वाली है दिवाली से पूर्व, शरद पूर्णिमा के दिन। तो हमारे तो ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी। और वाल्मीकि कौन हुए? भंगी, सफाई कर्मी। तो आपने कभी विचार किया कि ऋषि वाल्मीकि को कहाँ सफाई कर्मी के जो मतलब पूज्य रहे? वो पूज्य धर्म नहीं, पूज्य हमारे पूरे समाज के हैं, पूरे हमारे धर्म के पूज्य है वो। तो उन्होंने रामायण जैसी रचना करी, ग्रंथ दिया, भगवान राम से माता सीता से परिचय कराया। अगर आप वर्तमान देख लो, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं लेकिन मेहनत हैं, ब्राह्मण धर्म अपना रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेहनत का दायित्व होता है वो निभाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती, पिछड़ी जाति की हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो ये जाति व्यवस्था जो हमारे देश को इतना कमज़ोर कर रही है, जो वर्ण व्यवस्था के साथ दलित है, शोषित है और वोट बैंक बना रखा है। तो इन्हीं से आप पूछ लीजिए कभी इन राजनीतिक दलों से कि आपने उनके उद्धार के लिए क्या किया है, क्या प्रोग्राम है आपके लिए। कभी एजेंडा में अपने मैनिफेस्टो में देते हैं सब दलित शोषण के लिए क्या करेंगे। बस वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, हमें सत्ता चाहिए। सत्ता के पहुंचने के बाद में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सत्ता के बाद सब भूल जाते हैं। और हमारे पत्रकारिता है जो समाचार छापेंगे दलित महिला के साथ बलात्कार, दलित लड़की के साथ अन्याय, क्योंकि दलित महिला अलग है, बाकी महिला अलग हैं, दोनों में डिफरेंस हो गया ना। वो महिला नहीं है, वो दलित महिला है, और सामान्य महिला है। महिला नहीं सकते हैं कि महिला के साथ ही हुआ। जब बलात्कार जब दलित महिला के साथ हुआ हो, किसी महिला के साथ हुआ, किसी बच्ची के साथ हुआ, बलात्कार होता है, दुर्व्यवहार होता है। तो मेरा सबसे अपील है, मैं बहुत बड़ा संत नहीं हूँ, लेकिन अपने विचार रखने के लिए मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो संविधान ने दी है। मैं उसमें बोल रहा हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में दलित समाज, उन समाजों पे आप विचार अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।